दिल्ली का रुख करते हैं हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा चांदनी चौक से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चांदनी चौक का भी मुकाबला इस बार जोरदार है। जेपी अग्रवाल कांग्रेस पार्टी के पुराने दिग्गज नेता, मुकाबला प्रवीण खंडेलवाल से, जिन्हें पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। क्या लगता है पुनीत? हमारे साथ इस वक्त प्रवीण खंडेलवाल जी मौजूद हैं और वो उनकी पत्नी भी हैं। माता जी, पूरे परिवार ने वोट किया। सबसे पहले सर आपका वोटिंग निशान दिखाइए। आप लोगों ने इस तरीके से वोट किया है। सबसे पहले सुबह आकर के इन लोगों ने, पूरे परिवार ने वोट किया। सर, चांदनी चौक से आपको उतारा गया है। पहले 2 बार से भाजपा यहां पर जीती रही है, लेकिन भाजपा ने इस बार आपको अपना कैंडिडेट बनाया। कितनी प्रतिशत अपनी जीत को सुनिश्चित मानते हैं आप? 100% चुनाव हम जीत रहे हैं। चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और दिल्ली की 7 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जेपी अग्रवाल भी पुराने नेता रहे हुए हैं और गठबंधन से हैं इंडिया के, वो भी दावा कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं चुनौती? जेपी अग्रवाल पुराने हैं, अब जमाना नया है, लोग नए की तरफ देख रहे हैं। जेपी अग्रवाल जी 35 साल पहले चांदनी चौक छोड़ करके चले गए और 25 साल से चांदनी चौक के किसी भी मुद्दे पर अग्रवाल जी कभी भी दिखाई नहीं दिए। तो जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है। जनता ने मन बना लिया है, निर्णय कर लिया है। आज मतदान है, 4 जून को ये सारा सामने आएगा। सर ये बताइए, अगर जीतते हैं आप तो क्या आपके सामने प्रायोरिटीज होंगी? कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं पिछले 84 दिन से मैंने सघन प्रचार किया है। बहुत सारे विषय मेरे सामने आए हैं और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सारे विषय, जितने भी विषय हैं, वो एक एक विषय का समाधान होगा। मैंने बहुत गहराई से एक एक विषय का मंथन भी किया है, उसको समझा भी है और मेरे पास उन सबको उसका समाधान करने का मेरे पास में सॉल्यूशन भी है। मैं करूँगा और क्योंकि मैं व्यापारी हूँ तो व्यापारी कभी भी अपनी जबान को झूठी नहीं होने देता। तो मेरा संकल्प है, मैं एक एक वचन जो मैंने दिया है मैं उसको पूरा करूं। ठीक है, तो बीजेपी के कैंडिडेट चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए। और देखिए, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पिता से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने बात की है, सुनते हैं बातचीत। बाबूजी, आज वोटिंग है, क्या कहेंगे? आज वोट डल रहा है दिल्ली में, क्या कहेंगे? वोट डल रहा है दिल्ली में, हम भी डालेंगे। आप भी डालने जाएंगे? उनके साथ चले जाएंगे जैसे लोगों से क्या अपील करेंगे? वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम किसी से कुछ अपील नहीं कर रहे, इतनी ताकत नहीं रही, इतनी ताकत नहीं रही अब, और इसलिए हम तो हाथ हिला देते हैं। नहीं, सबको पहले राम राम बोलते थे, हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो ओल्ड एज की बात है ना, तो ऐसे हाथ हिला देते भी थे। इस चुनाव पर केजरीवाल जी का भविष्य भी तय करता है, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? जो भगवान को मंजूर है बस वो होगा। हम तो इसमें विश्वास करते हैं, इसलिए इन सारों को कहते भी भगवान में विश्वास करो बस। वो ये कह रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है उनको। तो करने वाले का अपनी गति है, उनकी अपनी गति है। बात के लिए शुक्रिया। तो ये अरविंद केजरीवाल के पिता हैं जो कि कह रहे हैं कि सब वोट डालें और इसके लेकर के कह रहे हैं कि इससे अपील जरूर नहीं करेंगे क्योंकि राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनके पिता हैं ये। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है, इसलिए उनको तरह तरीके से परेशान किया जा रहा है। अपने वीडियो से होगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी में, भारतवर्ष, दिल्ली। तो देखिए, 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है और एक एक सीट का हाल TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और अब मुझे मेरी सहयोगी सुमेरा खान भी ज्वाइन कर रही हैं। तमाम खास मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जोशी जी, 58 सीटों पर वोटिंग, इन 58 में से 40 सीटों पर 2019 में बीजेपी का कब्जा और रोहतक सीट एकमात्र ऐसी सीट थी जो 2014 में बचा पाई थी इन सीटों में से कांग्रेस पार्टी, लेकिन 2019 में वो भी चली गई। इस बार वो कौन से समीकरण हैं जो आपको इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं? बीजेपी तो दावा कर ही रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन शुरुआत में बहुत ही डिजरे में था, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या किस डायरेक्शन में जाएं। हाँ। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जिसमें कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह से, कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। ये जो 58 सीटें हैं इसमें से 40 बीजेपी ने पिछली बार जीती थी
और इनमें से 30 सीटों पे बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में इस समय है। इसका अर्थ यह है कि इन 30 सीटों में पिछले 3 बार में से कम 2 बार बीजेपी इलेक्शन जीती है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मछली शहर में चले जाइए, वहां पिछली बार जो बीजेपी के सांसद भोलानाथ 181 वोटों से जीते थे, वो 0.02% उनका मार्जिन था। और उसी तरह से दूसरी सीटें हैं, मेरे सामने लिखा है श्रावस्ती है, रोहतक है, संबलपुर, झारग्राम, इसमें 1% विक्ट्री मार्जिन रहा है। ये कमजोर सीटें बहुत जो चुनौती हैं। तो जो 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया है वो तो खैर मुझे लगता है कि चुनावी जुमला है। ये जो चुनौती सामने आ रही हैं इसको निपटना बहुत मुश्किल रहेगा। हमारे साथ इस बीच हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आए उससे पहले आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली में वो हैं इस वक्त, उनका रुख कर लेते हैं दक्षिण दिल्ली में। आनंद, आप कहां पर दक्षिण दिल्ली में मौजूद हैं और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कतार लगाकर लोग मतदान करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं? जी देखिए, ये हम आपको बता दें कि मोती बाग में है और ये नई दिल्ली सीट के तहत आता है। और यहाँ की अगर हम आपको बात करें तो यहाँ पे जो है ये पॉश इलाका भी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सुबह से यहाँ पे जो बुजुर्ग वोटर हो, विकलांग वोटर हो या युवा हो, गर्मी का भी असर हो सकता है या फिर जो जागरूकता है उसका भी असर होगा कि हमको भारी तादाद में सुबह से ही लगभग 6:45 बजे से ही यहाँ पे वोटर्स दिख रहे हैं, लगातार वोटर्स जा रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कुछ देर पहले यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुँचे थे और यहाँ से बांसुरी स्वराज जो कि वकील है और सुषमा स्वराज की बेटी है, वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है। दूसरी तरफ से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की तरफ से सोमनाथ भारती जो कि खुद एक वकील है, वो यहाँ से उम्मीदवार है। तो जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियों के दोनों ही गठबंधनों के जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, उनके अपने अपने दावे हैं, लेकिन वोटरों में जरूर यहाँ पे जागरूकता दिख रही है। ज़्यादातर वोटर्स ने कहा कि वो विकास के नाम पे, विकसित भारत के नाम पे वोट दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जिनकी कुछ कमियां उनको नजर आई, उनको कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ ने महंगाई का नाम लिया। तो ऐसे में जो वोटिंग का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पर है और काफ़ी उत्साहजनक यहाँ पे ट्रेंड है। जो पॉश इलाका होने के बावजूद यहाँ पे तमाम जो वोटर्स हैं, बुजुर्ग वोटर हो, विकलांग वोटर हो, युवा वोटर हो, भारी तादाद में आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो गर्मी की वजह से लोग सुबह सुबह कतार में पहुंचे हैं या ये कि लगातार अपील की जा रही थी? प्रधानमंत्री ने भी आज सुबह अपील की है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या में निकले लोग और मतदान करें। गर्मी का मौसम है और इस वजह से भी सुबह से ही कतारें लग गई हैं, लोग लाइन लगाकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे बाकी संवाददाता भी मौजूद हैं, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी जुड़ गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा में जो गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, उनका ये कहना है कि वो मजबूत स्थिति में है। कितनी सीटें आपको लगता है कि ऐसी हैं जहां पर टक्कर है और जिसको कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण सीटें हैं? देखिए सुमेरा, मुझे लगता है कि जब कोई भी 100% पे आकर खड़ा होता है तो चुनौती तो उसी के लिए होती है। तो जाहिर है कि यहाँ जो चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि 10 की 10 सीटें हरियाणा में उसके पास है। अब सवाल ये है कि अगर हम कहें तो विपक्षी गठजोड़ किस वजह से मजबूत दिख रहा है? क्या कोई नया समीकरण उनके साथ जुड़ा है? तो नहीं, कोई नया समीकरण नहीं जुड़ा है। वो कहते हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीती, विधानसभा में वो 40 पर रह गई थी, उसको जेजेपी के साथ सरकार बनानी पड़ी, मनोहर लाल खट्टर को बदलना पड़ा, उनके भीतर में कुछ गड़बड़ है, इस वजह से हम जीत जाएंगे। फिर जब सरकार के भीतर की बात आती है तो सरकार समर्थन लेने के बावजूद चल रही है। मनोहर लाल खट्टर वहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और रोहतक में लोग कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा कुछ अच्छा कर जाएंगे, कुछ उनकी स्थिति बेहतर होगी। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बड़ी होने के बावजूद वो पूरी सीटें लगभग जीतते हुए दिख रहे हैं। मुझे कोई बहुत मुश्किल नहीं दिखती। अच्छा हर्षवर्धन जी, ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं आतिशी, वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन एक आरोप लगाकर उन्होंने सरगर्मियां और बढ़ा दी हैं, दिल्ली में सियासी सरगर्मियां। वो कह रही हैं कि एलजी जो है वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि धीमी वोटिंग हो दिल्ली में। एलजी ने उन्हें जवाब दिया है, कहा है कि इन्हें हर बार रोने की आदत है। इन आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए समीर जी, मैं ये कहूंगा कि वैसे तो हर जो एग्जिट पोल होगा वो, ये देखिए आतिशी नजर आ गई। 1 तारीख की शाम से सभी चैनलों पर एग्जिट पोल आने लगेगा। लेकिन कई बार होता है ना कि एग्जैक्ट पोल आने लगता है
और ये आतिशी मार्लेना का जो ट्वीट है, जो पोस्ट है उनकी, वो भी कल की है। तो कल ही की है ना मेरे ख्याल से, कल वाली। हाँ, तो कल की जो पोस्ट है, अब बताइए, बड़ा विचित्र है। लोग मीम बना रहे हैं कि नहीं नहीं, एलजी कह देंगे सूरज देवता जरा जो है विपक्षी गठजोड़ वालों को ज्यादा गर्म कर देंगे, वो बेचारे घर में रह जाएंगे, और बीजेपी वाले जो आएंगे वो थोड़ा कूल कूल फील करेंगे। मतलब इस तरह के लोग कह रहे हैं कि उस तरफ कुछ छांव आ जाएगी, बादल आ जाएंगे। अरे क्या बेवकूफी की बात है। और इसीलिए कभी कभी लगता है ना, जब कोई पार्टी बहुत लंबे समय तक संघर्ष करके या लड़कर नहीं आती, तो उसके नेता आतिशी जैसी ही बात करते हैं। ये कैसे संभव है कि किसी पर आप वोटिंग धीमे करा दें या तेज करा दें, और आपका प्रतिनिधि है, आप इंश्योर कीजिए, चुनाव आयोग को शिकायत कीजिए, मीडिया वहां खड़ा है, ये एग्जैक्ट पोल दिखता है। मुझे लगता है कि चूंकि 7 सीटों पर कांग्रेस और केजरीवाल के मिलने के बाद भी उनको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, तो ये पहले के बहाने हैं, अपनी तैयारी है। तो हर तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं और उसके जवाब में भी उसी तरह के तर्क सामने रखे जा रहे हैं। लेकिन हम सीधे रविशंकर दत्ता का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के तामलुक सीट पर वो मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल की सीटों पर भी मतदान हो रहा है। आज पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। रविशंकर दत्ता, आप तामलुक सीट पर मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही है, 24 घंटे का बैन भी लग गया था जो कैंडिडेट हैं उन पर। लेकिन अभी किस तरह का उत्साह लोगों के बीच, और पश्चिम बंगाल में आमतौर पर कई सीटों पर हम देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ हिंसा होती हुई दिखाई देती है, तो यहां पर क्या शांतिपूर्ण अभी तक सब कुछ चल रहा है? किस तरह के हालात? जी बिल्कुल, तमलुक पे हम दिखाएंगे। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, यहाँ पे आप देखें महिला का लाइन है, वहाँ पुरुषों का लाइन है। अभी तक यहाँ पे जो वोटिंग है शांतिपूर्ण हो रहा है। इस तमलुक सीट में 2 जो कैंडिडेट है तृणमूल कांग्रेस के और बीजेपी के, दोनों ही बाहरी कैंडिडेट है, वो यहाँ के रेसिडेंट्स नहीं है, तो फिर वो वोट नहीं यहाँ पे डाल रहे। लेकिन यहाँ पे जो महिला हैं आप देख सकते हैं, हम जाएंगे थोड़ा लोगों से, यहाँ से बात करेंगे। कैसा वोटिंग हो रहा है? कितना देर लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है? अरे 1 घंटा से खड़ा हूँ उधर से, अभी तक लाइन आगे नहीं गया। क्या मतलब क्यों हो रहा है? पोलिंग ऑफिसर स्लो है या मशीन का प्रॉब्लम, कुछ पता नहीं चल रहा है। बाहर अंदर तो सब लोग घुसा है। कितना देर से खड़े? वो 1 घंटा ले 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। 10 मिनट হয়েছে 1 ঘন্টা হইতো 1 ঘন্টা 10 মিনিট পুরো 1 ঘন্টা 11 হচ্ছে। स्लो हो रहा है वोटिंग। देखिए यहाँ पे आरोप यह आ रहा है कि वोटिंग यहाँ पे स्लो हो रहा है। तो महिला यहाँ पे है, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন লাইনে? 40 মিনিটের উপরে। 40 মিনিটের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনারা? হ্যাঁ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি ভোটিং স্লো হচ্ছে? কি বুঝতে পারছি না। ভেতরে কি হচ্ছে বলছে, বাইরে বের হয়নি। अच्छा, देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वोटिंग यहाँ पे स्लो हो रहा है। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं 30-40 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, आरोप ऐसा लग रहा है। और उनका ये कहना है कि वोटिंग प्रोसेस यहाँ पे स्लो हो रहा है। ये तो अंदर जो ऑफिसर्स है वो बता पाएंगे। दादा কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে? कितना देर खड़े? 24 मिनट्स। 24 मिनट्स। अच्छा, वोटिंग स्लो हो रहा है कह रहे हैं। पीछे के जो लोग कह रहे हैं कि 40 मिनट हो गया खड़े रहे। वो जो लोग आया है पीछे से तो हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। लेट हो रहा है। चलिए, ये आरोप यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है नंदीग्राम। 2 दिन पहले नंदीग्राम में यहाँ पे हिंसा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति का मौत हो गया था। तो पुलिस इसमें और सेंट्रल फोर्स इसमें चौंकाना है। और यहाँ पे जो 2 कैंडिडेट्स है, देवांशु भट्टाचार्य तृणमूल का और वहाँ पे अभिजीत गांगुली, दोनों ही बाहरी होने के कारण उनका वोट यहाँ पे नहीं है और वो बूथ घूम रहे हैं और अलग अलग बूथ पे। ठीक है रविशंकर, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। लेकिन 8 सीटों पर पश्चिम बंगाल में आज वोटिंग हो रही है और 2019 की अगर हम बात करें तो इन 8 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। 5 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी, 3 तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई थी। वोटिंग का छठा चरण, दिग्गज कैसे मतदान के लिए घर से बाहर निकले हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले जब वोटिंग शुरू हुई तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की तस्वीरें सामने आई, जो कि अपना वोट डालने सुबह सुबह पहुंच गए। हालांकि जिस पोलिंग बूथ पर वो पहुंचे थे वहां पर लिस्ट में उनका नाम नहीं था, लिहाजा दूसरे मतदान केंद्र उन्हें जाना पड़ा और वहां पर जाकर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार, वो वोट डालने के लिए पहुंचे। बांसुरी स्वराज, जो कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, नई दिल्ली सीट से, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को हमने देखा। इसके अलावा हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे और उससे पहले वो एक गुरुद्वारे में मत्था टेक कर भी आए।
जी हाँ, तो दिग्गजों ने कैसे मतदान किया है और किस तरह की तैयारी के साथ पहुंचे मतदान करने के लिए, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मतदान के दिन के अलग अलग रंग। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली वालों से अपील की है। सोशल मीडिया पर लिखा है कि वोट डालने जरूर जाएं, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट दें, ये अपील की है राघव चड्ढा ने। गर्मी बहुत है लेकिन इसके चलते वोट देने से ना चूकें, ये अपील आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा द्वारा। तो लगातार हर तरफ से अपील भी की जा रही है लोगों से। जाहिर सी बात है गर्मी है, इसी वजह से सुबह से ही हम कतारें भी देख रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और इस बीच राघव चड्ढा की तरफ से भी अपील की गई है कि लोग बाहर निकलें बड़ी संख्या में और मतदान करें। गर्मी की वजह से ऐसा ना करें कि वोट डालने ना जाएं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वोट डालने जरूर जाएं, ये कहा है आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने। और अलग अलग संवाददाताओं का भी हम रुख कर रहे हैं। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, कितना उत्साह नजर आ रहा है वोटर्स में, और खास करके एक बहुत बड़ा बदलाव अगर कांग्रेस पार्टी के नजरिए से कहें और करें तो यह साफ नजर आता है कि इस बार गांधी परिवार जो है वो भी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं डालेगा, वो भी आम आदमी पार्टी को वोट डालेगा। क्या और दिलचस्प बातें इस बार के दिल्ली के चुनाव में आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि लुटियंस दिल्ली का बहुत हाई प्रोफाइल ये पोलिंग स्टेशन है। थोड़ी देर में प्रियंका गांधी यहां पर आएंगी, उनके दोनों बच्चों के साथ यहां पर वोट देने आएंगी। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे, तो तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं प्रियंका गांधी यहां पर आएंगी, अपना वोट देंगी। निश्चित तौर पर जो आपने पूछा कि कांग्रेस पार्टी पहली बार, शायद उनके इतिहास में ये पहली ऐसी घटना होगी जब कांग्रेस के ही उम्मीदवार को नहीं बल्कि किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देगी। तो निश्चित तौर पर नई दिल्ली सीट जो है वो गठबंधन की सीट है और आम आदमी पार्टी यहां से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए, दोनों के लिए आप कह सकते हैं कि दिल्ली में ये अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को कोई सफलता नहीं मिली थी और इसीलिए एक बड़ी चुनौती के साथ इन दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया और एक तरह से एक दूसरे का विरोध करते हुए भी वो लोकसभा का चुनाव साथ में लड़ रहे हैं। लेकिन ये चुनौती कितना कारगर साबित होगी, इस चुनौती से वो कितना पार पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। रजनीश, 2019 में जाहिर सी बात है चुनौती दोनों तरफ से आप पर नजर बनी हुई है। जैसे ही यहाँ पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन इस बीच आतिशी बात कर रही है मीडिया से, क्या कह रही है सुनते हैं। बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को जरूर रोकेगा। मैम, एलजी बोल रहे हैं कि ये तो झूठे आरोप है और जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, इस पर कार्रवाई वो करेंगे आगे। देखिए, आज पता चल जाएगा, आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरियाज से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर पता चलता है कि दिल्ली के एरियाज़ में जहां पर इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहां पर वोटिंग स्लो हो रही है, वहां पर पुलिस ज़्यादा परेशान कर रही है, तो फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसमें ज़रूर इंटरवीन करे, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोकतंत्र का आधार है। एक सवाल ये है मैम, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोकतंत्र का आधार है। आतिशी अपने आरोपों पर कायम नजर आ रही हैं। हर्षवर्धन जी, इससे पहले आपने इस पर राय रखी, लेकिन राजेश जोशी जी, ये स्लो वोटिंग के जो आरोप हैं इन पर आप क्या कहेंगे, इसे कैसे देखते हैं? पश्चिम बंगाल से हालांकि रविशंकर दत्ता जहां पर मौजूद थे वहां जरूर स्लो वोटिंग हो रही थी, ऐसा मतदाता खुद आरोप लगा रहे थे। यहां पर आतिशी कह रही हैं जानबूझकर ऐसे प्रबंध किए गए हैं कि स्लो वोटिंग हो। देखिए, दो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में जब लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी, एक जुमला बहुत बार बार इस्तेमाल किया जाता था, साइंटिफिक रिगिंग। और साइंटिफिक रिगिंग के लिए कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता था। वो करते ये थे कि उनका जो काडर है वो लाइन में खड़ा हो जाता था और हिलता नहीं था। जो एंटी लेफ्ट वोट आता था वो बेचारे बगैर वोट दिए ही चले जाते थे। ये साइंटिफिक रिगिंग का आरोप लगता था। अब उसी तरह का आरोप आतिशी लगा रही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली में भी वही हो रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल से अभी वही खबर आ रही है कि वहाँ उसी तरह की साइंटिफिक रिगिंग हो रही है।
और दिल्ली में भी यही आरोप लग रहा है कि साइंटिफिक रिगिंग अगर इसे कहा जाए, स्लो अगर लाइन बढ़ेगी वो बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के नहीं हो सकती है। आतिशी की इस बात में कितना दम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये हो रहा है तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे जुड़ी और जानकारी निकलकर सामने आएगी। लगातार सबकी नजर बनी हुई है दिल्ली में जो हो रहा है मतदान। इस बीच मनोज तिवारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए वो पूजा कर रहे हैं और इसके बाद मतदान करने के लिए जाएंगे। उनके सामने गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार हैं। तो ये तस्वीरें मनोज तिवारी की पूजा करते हुए, पूजा करने के बाद मतदान करने के लिए जाने वाले हैं मनोज तिवारी। लेकिन दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी हैं कन्हैया कुमार। तो दिल्ली में 7 सीटें और इन 7 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जो मजबूत गढ़ हैं गठबंधन के यानी इंडिया अलायंस के, वहां पर बैरिकेड्स दूर लगाए गए हैं। लोगों को दिक्कत हो रही है, समय लग रहा है। लेकिन इस बीच छठे चरण के लिए मतदान जोर शोर से जारी है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ आनंद भी जुड़े हुए हैं लगातार। आनंद, मनोज तिवारी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें आतिशी की तरफ से आरोप लगाया गया। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए जिस तरह के हालात हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां आप मौजूद हैं, बाकी जगहों से भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लाइन लगाकर मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं जिस सीट पे हूँ मोती बाग दिल्ली का एरिया है और यहाँ पे जो है सुबह से बहुत सारे वोटर्स हमको नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह ये भी है कि जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि जागरूकता भी है और तापमान भी एक असर है। लोग जल्दी जल्दी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो वोट दे के आए हैं। सर, आप वोट दे के आए हैं, जरा एक बार हमें दिखा दीजिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम सुबह से हम देख रहे हैं कि भारी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। आपका किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? हमने स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन के लिए दिया है, सुरक्षा जो है डिफेंस ऑफ द नेशन करके उसके नाम पे वोट दिया है। जो सरकार हमें कॉन्फिडेंस देती है इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। और देखिए इस वक्त तस्वीरें बड़ी खास नजर आ रही हैं। मनोज तिवारी बीजेपी के सिटिंग सांसद, 2 बार के सांसद, 2014 और 2019 में इस सीट से जीते। तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा किया है, मतदान करने निकल रहे हैं और उससे पहले पूजा अर्चना के बाद अपनी बिटिया से टीका लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी एकमात्र दिल्ली के सांसद जिन पर पार्टी ने फिर से भरोसा किया है, क्योंकि 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने। और मनोज तिवारी एकमात्र ऐसे कैंडिडेट जो कि अपनी सीट बचा पाए। एक बार फिर बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तीसरी बार यानी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा इस बार मनोज तिवारी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त उनके घर से हम देख रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना के बाद मनोज तिवारी अब अपने घर से निकल रहे हैं। समीर चौगांवकर जी, इन तस्वीरों पर भी एक टिप्पणी और साथ ही साथ दिल्ली में इस बार मुकाबला कितना दिलचस्प, क्योंकि पहली बार ऐसा है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी का मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनौती बीजेपी के लिए बढ़ गई है, यह आप मानते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी चुनाव को बहुत आराम से नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती मानती है और उस हिसाब से पूरे 5 साल संगठन के लिए काम करता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी इतनी रैलियां कर रहे हैं, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को बहुत लाइटली नहीं लेती है। रही बात उत्तर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी की, तो पार्टी ने सिर्फ इस एक टिक को कंटिन्यू रखा है, बाकी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए। कांग्रेस ने यहाँ से कन्हैया कुमार को टिकट दिया। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी आराम से जीतेगी। भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का 57% का वोट बैंक है दिल्ली के अंदर, जो 2019 में मिला था उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। ठीक है, आपके मुताबिक बढ़ोतरी होने वाली है। भी भारतीय जनता पार्टी को रोक सके, मुझे इसकी संभावना बिल्कुल नहीं लगती। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समीर जी के मुताबिक मिलकर भी बीजेपी को रोक नहीं सकती। लेकिन देखिए, एक तरफ मनोज तिवारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो घर से पूजा अर्चना करने के बाद बाहर निकल रहे हैं, बेटी ने टीका किया। तो दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महबूबा मुफ्ती की, वो अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं। और पिछले चरण के मतदान में भी लगातार जो एक बहुत सकारात्मक संकेत मिला है जम्मू कश्मीर से, वो ये कि बड़ी संख्या में लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ महराज जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन मनोज तिवारी भी मीडिया से बात करने वाले हैं, उनकी बात भी सुननी बहुत दिलचस्प होगी।
दिल्ली में तीसरी बार किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे हैं, हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है मनोज तिवारी। मीडिया यहां पर मौजूद है, पूजा अर्चना करने के बाद लगाकर यहां से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती भी मीडिया से बात करने के लिए तैयार है। कॉमन ले लो, अरे नहीं, अरे कॉमन नहीं, कॉमन नहीं, आप कर लेना इसके बाद, एक ज्वाइंट फाइट हो जाए। नहीं आती, आपकी लीडर ने रेड फोर्ट से ऐलान किया था जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन कराएंगे वाजपेयी जी ने, और आज आप सारा बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर। गिरफ्तार किए होंगे उसमें हमें तो गिनती ही हम भूल गए हैं। आप देखिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में आपको पीडीपी के पोलिंग एजेंट मिलेंगे, चाहे अशमुकाम हो, पहलगाम हो, दयालगाम हो, अनंतनाग हो, बिजवाड़ा हो। आप जहां भी जाएंगे, कुकरनाग, लारनू, वेरीनाग, हर जगह हमारे लोग बंद है, और जहां लोगों को बंद नहीं करते हैं वहां मशीनें बंद की गई हैं। आप गढ़ोल में मशीन बंद है, और भी कई जगह पे मशीन को खराब करने की शिकायत आ रही है, सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं, अगर आपको मुझसे इतना डर लगता है महबूबा मुफ्ती से, मुझे सीधे कहना था मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ती। चलिए, क्या एश्योरेंस आपको मिली अपना मतदान? तो महबूबा मुफ्ती ये कहते, अच्छी सुबह हुई है, सुबह से ही लोग अपने अपने बूथ पे जमा हैं। मैं यहाँ से सीधे जाऊँगा अपने वोट करने घोंडा विधानसभा में, यमुना बिहार। और कहते हैं ना कि जब भगवान सूर्य के किरणों से जैसे ही साक्षात्कार हुआ, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये देश के लिए आज बहुत बड़ा योगदान दिल्ली का भी होने जा रहा है, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। चुनाव से ठीक पहले कोई चुनौती नहीं हो सकता जब भारत की रफ्तार इतनी तेजी से चल रही हो। चुनौती जो लोग हैं वो अपनी पार्टी के लिए है, जिसके आने से उनकी पार्टी ही खंड खंड हो गई हो, वो दूसरे को चुनौती क्या दे सकते हैं। रही बात कि अब ये देश भारत माता की जय के साथ है, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखते हैं, जो खुद ही देशद्रोह के आरोप में हों, वो शायद आज घूमेंगे भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं। अभी से उनकी टूरिस्ट होने, जो टूरिज़्म का समय था, पूरा हो जाएगा। बहरहाल लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं, और अब सेना का सम्मान करने वाला जीतेगा, सेना को गाली देने वाला नहीं। हमारे साथ महराज गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दी महबूबा मुफ्ती। उन्होंने कहा कि एलजी अगर ये चाह रहे थे कि वो चुनाव ना लड़े, गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। क्या उनकी शिकायतें हैं? बिल्कुल सुमेरा, बता दें आपको, महबूबा मुफ्ती पहले चरण से ही जब ये चुनाव शुरू हुए हैं तो उनका आरोप जो है वो यही है कि उनके पीडीपी जो कार्यकर्ता है उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, और चुनावों से पहले ये उनका आरोप श्रीनगर सीट समेत भी था। उनका ये आरोप जब बारामूला सीट पे चुनाव होने वाला था तब भी था, और आज जो है अनंतनाग सीट जहाँ पे वो खुद एक उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ रही है, इस सीट पे भी उनका यही आरोप है। हालांकि उनका एक और आरोप है कि जो चुनाव की मशीनें हैं कहीं कहीं पे वो बिगाड़ दी गई है। ये आरोप उन्होंने आज इस चुनावी सीट में फिर से जो है आगे लाया है। लेकिन कुल मिलाकर कहे तो वो अपना वोट कास्ट करने पहुंची है, और हम अभी जहां पे खड़े हैं ये पहलगाम का इलाका है, जहां पे आप देख सकते हैं कि सुबह से ही, हालांकि पहलगाम जो है वो पर्यटन के हिसाब से एक सक्रिय जगह मानी जाती है, और यहाँ पे भी जो है सुबह से ही वोट जो है लोग जो है वोट डाल रहे हैं, और कोशिश की जा रही है इनके द्वारा कि वो अपने उम्मीदवार को विजयी बनाए, जो उनकी समस्याओं को आगे चलकर संसद तक महराज, पिछली बार भी अभी जिन भी फेज में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, हमने देखा है कि बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है। एक बहुत ही सकारात्मक पहलू जो इस चुनाव के दौरान निकलकर जम्मू कश्मीर से सामने आया है। तो आज भी उसी तरह की कतारें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है पहलगाम में। बिल्कुल बिल्कुल मेरा, अगर हम कहें पहलगाम जो है अनंतनाग का दूर दराज वाला क्षेत्र है, हालांकि पहाड़ी क्षेत्र है, और उस हिसाब से जो है पर्यटन के हिसाब से काफी प्रसिद्ध माना जाता है। बता दें आपको कि 4 सीटों के चुनाव हुए हैं, जिनमें अगर हम कुल प्रतिशत की बात करें तो 59% जो है वो देखी जा रही है, जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ है। बीता इलेक्शन जो था, बीता लोकसभा सीट जो बारामूला की थी, वहां पे भी हिस्टोरिक वोटिंग परसेंटेज देखी गई। तो ऐसा ही उम्मीद जो है इस बिल्कुल, और उम्मीद हम ये कर रहे हैं महराज की इस बार इस चरण में जो वोटिंग
परसेंटेज है उसमें और ज्यादा इजाफा हो। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप महबूबा मुफ्ती को बड़े गौर से सुन रहे थे, काफी नाराज, काफी गुस्से में वो नजर आ रही हैं। ईवीएम कई जगहों पर खराब है, इसकी तो शिकायत कर ही रही हैं, साथ ही साथ कह रही हैं कि पीडीपी के तमाम कार्यकर्ताओं को, एजेंट्स को पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया है। अगर ऐसा ही था तो एलजी साहब हमसे कह देते कि चुनाव ही ना लड़ो, मैं चुनाव ही नहीं लड़ती। इतने गुस्से में है वो, कैसे देखते हैं आप? महबूबा मुफ्ती की नाराजगी बड़ी स्वाभाविक है और जायज है। दरअसल पिछले कुछ समय में जो जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो पूरी तरह बदला, और जहां ये बड़े लोग रहते हैं, अगर आप श्रीनगर जाएंगे तो जिस गुपकार रोड पर ये लोग रहते हैं वहां से इनका ठिकाना धीरे धीरे बाहर कर दिया गया। सिर्फ ठिकाना नहीं बाहर हुआ है, इनके साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी यानी फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। 2019 के चुनाव में 3 की तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई, इधर तीनों बीजेपी जीत गई। पीडीपी के लोग अंदर खाने ये कहते हैं कि हमारा तो संकट ये है कि हमारे साथ बीजेपी ने हाथ भी मिलाया और हमें पूरी तरह से निपटा दिया। ये वाला संकट नहीं है। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, ये कतार लगना, ज्यादा लोगों का खड़े हो जाना, और जो अभी राजेश जी ने कहा साइंटिफिक रिगिंग में एक चीज छोड़ गए, वो कम्युनिस्ट साइंटिफिक रिगिंग में क्या होता था, वो खड़े भर नहीं होते जी। 3 बजे तक वोटिंग नहीं करने देते थे, उसके बाद छापा चलता था। नाराजगी की बात हो रही थी महबूबा मुफ्ती की, और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी आ रही है। आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठ गई हैं। ईवीएम में खराबी होने की शिकायत की है उन्होंने। अनंतनाग में हमारे लोगों को बंद किया गया, ये उन्होंने सामने रखी बात। ये लगातार वो कहती रही है कि कैसे पीडीपी के कार्यकर्ताओं को, पोलिंग एजेंट्स को बंद किया जा रहा है, और अब वो धरने पर बैठ गई हैं। उनका ये कहना है कि ईवीएम मशीन भी कई जगह पर खराब है, यानी चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही हैं और धरने पर बैठ गई हैं महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने अपना मतदान किया और उसके बाद शिकायतों को लेकर धरने पर बैठी हैं। महराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महराज, महबूबा मुफ्ती न सिर्फ शिकायत कर रही थी, बहुत गुस्से में थी जब मीडिया से बात की, और अब धरने पर बैठ गई हैं, क्या मांग रख रही हैं सामने? बिल्कुल, बता दें आपको कि पहले से ही महबूबा मुफ्ती की यही मांग थी, जो उन्होंने चुनाव, जो अपना वोट है उससे कास्ट करने से पहले ही जो बताई थी कि उनके वर्कर्स को जो है डिटेन किया जा रहा है। हालांकि इस सीट की बात करें तो इसमें जो निर्धारित चुनाव था वो 7 मई को होने वाला था, लेकिन मौसम का जो है रीजन बताते हुए ईसीआई ने इसको जो है पोस्टपोन किया था। उस टाइम भी जो है महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि एक विशेष पार्टी को जो है लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सीट है ये पहले से ही विवाद रही है, और वही विवाद जो है आज भी महबूबा मुफ्ती जो है उजागर करने की कोशिश कर रही है। और उनके अनुसार जो उनका आरोप है, वो उनका कहना है कि ईवीएम भी काम नहीं कर रही है, उनके पार्टी वर्कर्स को जो है विभिन्न थानों में बंद करके रखा गया है। तो वो अपना विरोध जो है अपना व्यक्त कर रही है, और इसके चलते जो है वो अपने धरने पर बैठ गई है। हालांकि बिजबिहारा जो है उनकी आबाई, जहाँ पे उनके पूर्व पिताजी जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद है वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, और उनकी वो बेसिक पैतृक सीट है, और कहा जा सकता है कि वो जैसे ही वहाँ पे आज वोट कास्ट करने आई, वोट कास्ट करने से पहले उसने अपना रोष जो है वो व्यक्त किया, और अभी जो है वो धरने पर बैठे। ठीक है, राजेश जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, किस तरह से आप देखते हैं आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला बड़ा चुनाव हो रहा है, महबूबा मुफ्ती का ये ताजा बयान, और दूसरी तरफ वोटिंग परसेंटेज में जबरदस्त इजाफा, जम्मू कश्मीर की आवाम का बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए निकलना, इन दोनों बातों को मिलाकर कैसे देखते हैं आप? देखिए, जम्मू और कश्मीर की जो पूरी राजनीति है जी, उसने भारत की राजनीति को प्रभावित किया है, और नरेंद्र मोदी ने जो आर्टिकल 370 को खत्म किया था या उसको डाइल्यूट किया था, उसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान को बताया गया कि अब जम्मू कश्मीर स्वर्ग बन चुका है, वहाँ सब कुछ ठीक हो चुका है, वहाँ के लोग मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। और तथ्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट कश्मीर में अपना एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाई है। 3 सीटें वहां पे हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से हारती तो एक तरह से ये तय हो जाता कि ये जो दावे किए गए हैं ये सब पोले और खोखले दावे साबित हुए हैं, इसलिए उन्होंने नहीं। दूसरी, ये जो महबूबा मुफ्ती की बात है, हो सकता है वहां पर कुछ ईवीएम मशीन्स में गड़बड़ी हुई हो, लेकिन महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन दोनों पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया है, सरकारें बनाई हैं। फारूक अब्दुल्ला जो है लद्दाख में नाचे थे जॉर्ज फर्नांडिस और उनके साथ 2000 में कारगिल की युद्ध के बाद। तो ये आज शिकायत कर रहे हैं गुप्कार
की जो बात कर रहे थे, ये गुपकार गैंग अमित शाह इनको कहता है, ये अमित शाह के जो गुपकार गैंग की जो बात कही है वो वाकई ये बात सही है। ये बड़े अपॉर्चुनिस्ट किस्म के राजनीतिज्ञ हैं। जब इनको लगता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो केंद्र में उसके साथ आ जाते हैं, कई बार कांग्रेस की सरकार है तो उसके साथ आ जाते थे। तो ये जो है कश्मीर की जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन राजेश जी, कश्मीर की जनता तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हमने यही वो कश्मीर है जिसमें देखा है कि लोग बॉयकॉट करते रहे या फिर बड़ी संख्या में मतदान नहीं हुआ। अब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अगर इस तरह से लोग बाहर निकलकर पहले बड़े मतदान में हिस्सा ले रहे हैं तो ये सकारात्मक ही पहलू है ना। ये सकारात्मक पहलू जरूर है कि वोट देने लोग निकल रहे हैं, लेकिन वोट देने क्या वो भारतीय डेमोक्रेसी के मेन स्ट्रीम में शामिल हो चुके हैं इसलिए दे रहे हैं, या एक तरह से रेवेंज की भावना के साथ वो वोट दे रहे हैं? इसको देखना पड़ेगा कि हम टूट करके वोट देंगे और जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के मुखालिफ पार्टी होगी उसको हम जिताएंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। समीर क्या जी, ये है? समीर जी, किस तरह से आप देखते हैं? एक लाइन सिर्फ। हाँ, हर्षवर्धन जी, आप लोकतंत्र में आप किसी से नाराज हो, किसी से बदला लें, किसी को हटा दें, ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में किसी भी तरह से लोग लाइन में लगे, वो किसी के पक्ष में आए तभी लोकतंत्र थोड़ी ना है। उनको अगर नहीं ठीक लगेगा तो किसी पार्टी को हटा देंगे। उसको रिवेंज शब्द नहीं कहना चाहिए, कहना ये चाहिए कि लोकतंत्र जीवंत है, आतंकवादियों की बंदूकों के साए में डरा हुआ नहीं है, सहमा हुआ नहीं है, कुछ परिवारों का बंधक नहीं है, वो अपनी मर्जी से जाकर यही अपने आप में पॉजिटिव साइन है, यही अपने आप में पॉजिटिव साइन है। और इस बीच कमलजीत सहरावत कुछ कह रही है, वो सुन लेते हैं। कि 7 सीटों को पूरे बहुमत से हम जीतेंगे। आपकी कंपटीशन में इंडिया गठबंधन के महाबल मिश्रा खड़े हुए हैं जो कि सांसद भी रह चुके हैं। क्या कड़ा कंपटीशन रहने वाला है? क्या चुनौती रहेंगी आपस में? पिछले 10 साल के किए हुए काम और किए हुए कामों का जो वायदा किया गया था, मैनिफेस्टो और रिपोर्ट कार्ड दोनों में कोई अंतर नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग हैं ना जिनका चाल है, ना चरित्र है, ना वादा है और ना वादा उन्होंने कभी निभाया है। तो इस तरह से दोनों जो हमारी पार्टीज हैं, एक गठबंधन नहीं जो भी उसके अंदर है और एक भारतीय जनता पार्टी है, उनके अपने साथी हैं। तो अपने विकास के काम को जब लोगों के बीच में गए तो जनता ने हमें विश्वास जताया है और अपना आशीर्वाद दिया है। तो मैं पूर्णतः इस बात को मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीतेगी। कितने मार्जिन की उम्मीद करी है मैम? पिछली बार हमें 60% मार्जिन वोट मिला था। इस बार मुझे लगता है इससे 2-3% और बढ़कर ही मिलेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार और उनका ये कहना कि हम सभी सीटें जीतेंगे। लेकिन समीर चौगांवकर जी, सभी सीटों पर कैंडिडेट को बदला है बीजेपी ने सिवाय मनोज तिवारी के, तो इसके पीछे क्या वजह थी और क्या इससे कोई जो एंटी इनकम्बेंसी थी या एक लेथार्जी थी उसको क्या वो बीट करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या उसमें सफल होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एंटी इनकम वजह से कोई कारण होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधार पर चलने वाली पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आधार के अंदर यह निर्णय नहीं होता कि एक बार किसी को टिकट दे दिया है तो उसका पूरा खानदान उसी सीट से चुनाव लड़ता रहेगा और वो जब तक चाहेगा चुनाव लड़ता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट बदलते रहते हैं, नए उम्मीदवार आते रहते हैं और दिल्ली के अंदर भी आप ये देखेंगे पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार देखे, आप मुंबई के अंदर तीनों के तीनों उम्मीदवार बदल दिए, आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, पूरे देश में आप देखो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बदला है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जहां लगता है कि नया उम्मीदवार लेकर आना है वहां भारतीय जनता पार्टी नया उम्मीदवार लेके आती है और भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि पूरा संगठन उस उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ने के लिए जुड़ जाता है और उसे चुनाव जितवाता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जैसा कि लवली कहते हैं कि मुझसे पूछा नहीं गया, गठबंधन हो गया, किसे टिकट देना है और आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे व्यक्ति पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को यह सीखना चाहिए कि किस तरीके से संगठन को मजबूत कर। तो ये भी कहती है कि यही लोकतंत्र, देखिए हमारे यहाँ सब अपने अपनी बात रख रहे हैं हमारे साथ, लेकिन संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार, उनका भी रुख कर लेते हैं। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, 7 सीटें यानी मैक्सिमम पर इस वक्त खड़ी हुई है बीजेपी तब जबकि चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन लगातार दूसरी तरफ से चुनौती भी मिल रही है। तो कितना इस वक्त चुनौती देख रहे हैं आप बीजेपी के लिए इस चुनाव में? आनंद, आपको आवाज मिल रही है? रजनीश रंजन भी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। आनंद तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रजनीश, इस सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं और आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं वहां कुछ हलचल नजर आ रही है क्या? क्योंकि गांधी परिवार भी वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचने वाला है थोड़ी देर में, ऐसी जानकारी।
बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा उनके दोनों बच्चों के साथ अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। लोधी स्टेट का ये पोलिंग स्टेशन है, नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। उनके सुरक्षाकर्मी अभी आए थे और भीतर का जायजा उन्होंने लिया और अब ये माना जा रहा है कि अब से किसी भी समय थोड़ी देर में प्रियंका गांधी वाड्रा अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचेंगी और निश्चित तौर पर ये पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देगी गांधी परिवार के लोग, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी जो गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके लिए वो वोट देंगे। और पिछली बार जब आपसे बात हो रही थी तो एक जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी 2019 में उतने वोट प्रतिशत नहीं जुटा पाए थे जितना अकेले बीजेपी को मिली थी। तो ये गठबंधन कितना कारगर है आम आदमी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, और कितना चुनौतीपूर्ण होगा और उसको पार पाना कितना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी, ये बहुत ज़रूरी होगा अगर इसका विश्लेषण आप करें, क्योंकि पिछली बार लगभग 56% वोट जो हैं 54% वोट बीजेपी को मिले थे इसी सीट पर और 28 और 12% 16% जो वोट हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले थे। तो दोनों पार्टियां मिलकर भी करीब 12-13% वोट कम रह गए थे बीजेपी से। तो इस बार ये गठबंधन होने की स्थिति में कितना कुछ बदल पाएगा नई दिल्ली सीट पर, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और 4 जून को ये पता चल पाएगा कि ये गठबंधन कारगर साबित हुआ है या फिर इन दोनों पार्टियों के गठबंधन के बावजूद बीजेपी इनसे काफी आगे निकल पाए। जी रजनीश, और ये बार बार बात की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी में इस वक्त गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे बल्कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होगा जिसके लिए वो मतदान करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के टिकट पे जो चुनाव लड़ रहे हैं उसे भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं मान रहे हैं। उनमें से भी सिर्फ एक ही हैं शायद जेपी अग्रवाल जिन्हें कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मानते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से हैं। बाकी दोनों को लेकर तो काफी विरोध रहा है, क्या वो भी असर डालेगा, ये बड़ा सवाल है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अपील की है, वोट जरूर डालकर आए, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने। सगे संबंधियों और मित्रों से भी वोट करने के लिए कहें, एक वोट तानाशाही की सोच के खिलाफ जरूर हो। तो अरविंद केजरीवाल की अपील है दिल्ली के लोगों से मतदान करने के लिए, और जिसमें उन्होंने कहा कि खुद भी वोट करें, मित्रों से भी वोट करने के लिए कहें और आपका वोट तानाशाही के खिलाफ होगा।